गरीब सास नंद की टमाटर की खेती। बहू, अरे ओ ज्योति बहू, खाना बन गया क्या? अगर बन गया है तो जल्दी से ले आ, तेरे ससुर जी को दवाइयाँ भी देनी है। ये सासू माँ भी ना सुबह होती नहीं कि एफएम रेनबो की तरह शुरू हो जाती है। इतने गरीब घर की बहू बनकर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। यहाँ रूखे सूखे के सिवा मुझे मिलता ही क्या है? मायका तो गरीब था ही, ससुराल उससे भी गया गुजरा मिल गया। हाँ। ज्योति गुस्से में बड़बड़ाती हुई खाना लेकर आती है। ये लीजिए सासू माँ। बहू, इतनी सी सब्जी से तेरे ससुर जी रोटियां कैसे खाएंगे? मम्मी जी, सब्जियां कोई कौड़ियों के भाव तो बिक नहीं रही हैं। बाजार में सारी की सारी सब्जियां महंगी हो गई हैं और टमाटर तो 100 रुपए किलो बिक रहे हैं। और आपने अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर कोई सरकारी अफसर तो बनाया नहीं। मनोहर जी एक मामूली से ठेके मजदूर हैं। अब वो जो कमाते हैं उसमें राशन पानी खरीदने के बाद बस पाव भर सब्जी ही आ पाती है। इसी से काम चलाइए। इसीलिए कि पूरा घर मनोहर चलाता था, ज्योति अपने गरीब ससुराल वालों पर हर दिन इस बात का खूब एहसान जताती थी, ताकि किसी भी तरह वो मनोहर को उसके परिवार से अलग करके उसका घर तोड़कर उसके साथ अलग रह सके। माँ, ज्योति भाभी खुद को समझती क्या है? जब देखो बिना बात के हमें क्यों सुनाती हैं? जाने दे बेटी, उसे इतनी ही समझदारी है तो क्या किया जा सकता है। कुल मिलाकर अब तक गरीबी में जैसे तैसे घर का गुजर बसर चल रहा था, मगर अब मॉनसून का महीना शुरू हो जाता है। हर रोज सारा दिन सारी रात बारिश होती। मनोहर बेटा, तेरे पिताजी की दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, ले आ। माँ, अभी तो पैसे नहीं हैं, मगर मैं काम पर जा रहा हूँ। शाम को पिताजी की दवाइयाँ लेकर ही आऊंगा। सुनो जी, आते वक्त राशन भी लेते आना, घर में थोड़ा ही राशन है। लाचार होकर मनोहर पैसे कमाने के लिए भूखे प्यासे बारिश में भीगता हुआ काम पर चला आता है। एक गरीब की जिंदगी अमीरों जितनी कहाँ आसान होती है। उसे हर हालात में रोजी रोटी कमाने के लिए घर से निकलना ही पड़ता है, फिर चाहे सर्दी गर्मी या बरसात ही क्यों ना हो। मनोहर सारा दिन सड़क किनारे खड़ा होकर बारिश में भीगता हुआ काम का इंतजार करता रहा, मगर उतनी बारिश में उसे ठेका मजदूरी का काम देता भी कौन? दिन ढलने को आ गया, मगर अब तक 1 रुपया भी नहीं कमाया। बिना पैसे के मैं पिताजी की दवाइयाँ, घर के लिए राशन, ये सब कैसे खरीदूंगा? मनोहर उदास होकर खाली हाथ घर जाने लगता है। तभी सड़कों पर भरे बारिश के पानी के कारण मनोहर का पैर सड़क के खुले हुए सीवर में फंस जाता है। मेरा पैर, मेरा पैर, बचाओ। आसपास के कुछ लोग मनोहर को बचा लेते, मगर उसके पैरों में गहरा जख्म होने के कारण वो ठीक से चल भी नहीं पाता। माँ, भैया के साथ क्या हो गया? और भेजो बारिश में मेरे पति को बाहर, सारी गलती सासू माँ की है। अब कैसे चलेगा इस घर का दाना पानी? बहू तू चिंता मत कर, हम कुछ करते हैं। ये कहकर गरीब गीता और नीतू बारिश में काम ढूंढने निकल जाते हैं, जहाँ वह एक बड़ी सी सब्जी मंडी में आ जाते हैं। माँ, इस पूरी मंडी में सबसे महंगे टमाटर बिक रहे हैं। अगर हम दोनों टमाटर की खेती कर लें तो अच्छा रहेगा। मगर बेटी, टमाटर की खेती के लिए बीज खाद कहाँ से आएंगे? नीतू मंडी के एक व्यापारी को देखती है जो कि सड़े गले टमाटर को फेंक रहा होता है। वो उन सभी टमाटर को एक पॉलिथिन में भर लेती है और सीधे गांव के जमींदार के पास आकर टमाटर की खेती करने के लिए खेत लेती है और उसी दिन से टमाटर की खेती शुरू कर देती है। चल नीतू बेटी, जल्दी जल्दी इस खेत को साफ कर लेते हैं और इनमें टमाटर के बीजों को बो देते हैं। दोनों सास ननद खेत की सफाई करके उसे अच्छे से जोत देती हैं और अगले दिन सुबह सुबह आकर खेतों में टमाटर के बीजों की क्यारी बनाकर बो देती है। माँ जी, ननद जी, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों की टमाटर की खेती सफल होगी। अरे किसने कहा था आपको जमींदार से खेत उधार लेने को? अगर टमाटर की खेती नहीं हुई तो ये झोपड़ी भी सर से चली जाएगी और फिर सभी सड़कों पर ठोकर खाएंगे। बहू, ऐसा नहीं होगा, अपनी सास और ननद पर थोड़ा तो भरोसा रख। हाँ, देखते हैं। ज्योति की कही गई बातें उन गरीब सास ननद को कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर खाए जा रही थीं कि कहीं उनकी टमाटर की खेती अच्छी नहीं हुई तो वो शायद सारी जिंदगी के लिए चालाक जमींदार के चक्र वृद्धि ब्याज के कर्ज तले डूब जाएंगी। मगर थोड़े दिन बाद बीजों से टमाटर के पौधे निकल आते हैं, जिन पर पीले पीले फूल लग जाते हैं। देखो माँ, टमाटर के बीज से पौधे उगाए हैं। अब कुछ दिन में इनमें टमाटर उगाएंगे। हाँ नीतू बेटी, ये टमाटर की खेती होना हम दोनों गरीब सास ननद के लिए, घर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वक्त हमारे घर में कमाने वाला कोई नहीं है। अब थोड़े ही दिनों में पौधों में ढेर सारे हरे हरे टमाटर उग जाते हैं और खेतों में बारिश का पानी पड़ने से टमाटर लाल लाल होकर पूरी तरह पककर तैयार हो जाते हैं। भाभी, हमारे खेत में बहुत सारे टमाटर उगे हैं। मैं और माँ टमाटर तोड़ने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो। मैं और बारिश में खेत में जाऊं? नहीं नहीं नहीं, इतनी मिट्टी और कीचड़ में कौन जाएगा? वैसे भी अभी घर में बहुत सारे काम बाकी हैं, आप दोनों जाओ।
फिर नीतू और गीता खेत में आकर सभी टमाटर को तोड़कर टोकरी में भरकर ले आती हैं। इतने सारे लाल ताजे टमाटर देखकर ज्योति लालच में आकर कहती है, बाप रे बाप, इन दोनों माँ बेटी ने क्या बड़े बड़े लाल लाल टमाटर उगाए हैं, वो भी इतने सारे। अभी मंडी में 100 रुपए किलो टमाटर बिक रहे, मैं इन्हें बेचूंगी तो अच्छी कमाई होगी और मैं खूब मुनाफा कमाऊंगी। माँ जी, ननद जी, आप दोनों टमाटर तोड़ने और घर तक लाने में इतनी ज्यादा थक गई हैं, आप दोनों आराम कीजिए, मैं इन टमाटर को मंडी में बेच कर आती हूँ। ठीक है भाभी, मगर 30 रुपए किलो से ज्यादा मत बेचना। नीतू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे मंडी में टमाटर कितने महंगे हो रहे हैं, 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, वो भी कच्चे पक्के टमाटर। फिर ये तो इतने ताजे रसीले टमाटर हैं। अरे सफल डेयरी वाले ये टमाटर 150 रुपए किलो बेच रहे हैं, फिर हम सस्ते टमाटर क्यों बेचें? ठीक है भाभी, तो आप एक काम करो, आप ये एक टोकरी टमाटर बेचो, बाकी टमाटर मैं और माँ बेचेंगी। फिर तीनों टमाटर लेकर उन्हें बेचने मंडी में आती है। जहाँ एक तरफ लालची बहू महंगे टमाटर बेचती तो वहीं गरीब सास ननद सस्ते टमाटर बेचती हैं। टमाटर ले लो, टमाटर ताजे रसीले लाल लाल टमाटर सिर्फ 100 रुपए किलो। अरे बहन जी, इतने महंगे टमाटर कौन बेचता है, थोड़ा तो सस्ता लगाओ। अरे ये रस्ते का माल सस्ते में समझाए क्या? अब ताजा टमाटर खाना है तो दाम तो देना ही पड़ेगा, 100 रुपए किलो से 1 पैसा कम नहीं। लालची बहू टमाटर के दाम बिल्कुल भी नहीं घटाती। तभी दोनों सास ननद टमाटर बेचने के लिए आवाज लगाती हैं, टमाटर ले लो, टमाटर 30 रुपए किलो, ताजे ताजे टमाटर, एकदम मक्खन मलाई वाले टमाटर। गरीब सास ननद के सस्ते टमाटर की कीमत सुनकर सारे के सारे ग्राहक उनसे ही टमाटर खरीदने भागे भागे उनके पास भीड़ लगा लेते हैं। हे भगवान, जाने कैसी बेवकूफ सास ननद है मेरी, इनके दिमाग में दीमक खा गया क्या? तभी तो इतने सस्ते टमाटर बेच रही हैं। थोड़ी देर में सस्ते टमाटर होने के कारण दोनों सास ननद के टमाटर की लूट मच जाती है और गरीब ग्राहक खुश होकर उनसे टमाटर खरीदते हैं। उनके सारे टमाटर भाव के भाव बिक जाते हैं। मेरी सासू माँ और ननद के सस्ते टमाटर के कारण मेरे टमाटर कोई नहीं पूछ रहा, अब मुझे भी सस्ते टमाटर ही बेचने होंगे। ये कहकर बहू भी दाम घटाकर सस्ते टमाटर बेचने लगती है। शुक्रिया बेटी, तुम इतने सस्ते टमाटर बेच रही हो, इसलिए मुझ जैसा गरीब आज टमाटर खरीद सका है, वरना तो जब से टमाटर महंगे हुए थे हम जैसे गरीबों के घर टमाटर आए ही नहीं। क्योंकि 100-200 रुपए कमाने वाले गरीब की इतनी कमाई कहाँ होती है कि वो 100 रुपए किलो टमाटर खरीद पाए। जब भी महंगाई की मार पड़ती है तो उसका असर हम गरीबों के पेट पर ही पड़ता है। ये सुनकर ज्योति को उस गरीब के लिए बहुत बुरा लगता है, जिसके बाद वो लालच छोड़ देती है। माँ जी, नंद जी, आज मुझे समझ आया कि आप दोनों सस्ते टमाटर बेचकर खुश क्यों थी। मैं लालची हो गई थी, मगर अब मैं भी आपके साथ टमाटर की खेती करूंगी ताकि महंगाई में भी गरीब ग्राहक सस्ते टमाटर खरीद कर खा सके। ज्योति के इस फैसले से उसकी गरीब सास और ननद बहुत खुश होती हैं, जिसके बाद अब वो तीनों साथ मिलकर बराबर मेहनत से सस्ते टमाटर की खेती करती हैं, जिससे उन्हें सस्ते कीमत पर भी अच्छी कमाई होने लगती है और वो खुद का खेत खरीद कर खूब सारी टमाटर की खेती करके एक पक्का घर बनाकर साथ में खुशी खुशी रहने लगती हैं। साक्षी अपने छोटे से घर के बाहर चूल्हे पर रोटियां डाल रही थी। तभी वहां उसका पति मोहित आता है। जी सुनिए, घर में राशन खत्म हो चुका है, आप राशन ले आइए ना। साक्षी, मेरे पास तो केवल 2000 रुपए ही हैं। जो बाकी पैसे थे उन पैसों से माँ की दवाई आ गई। अब 2000 रुपए में तो बहुत ही कम राशन आएगा। कोई बात नहीं, इन पैसों में जितना राशन आए आप उतना ले आइए। उतने राशन में 20 दिन तो आराम से ही निकल जाएंगे। मोहित वहां से चला जाता है। तभी वहां साक्षी के माता पिता सुजाता, दर्पण और साक्षी का छोटा भाई अजय आता है। साक्षी के माता पिता और उसका भाई अजय, ये तीनों दिखने में काफी तंदुरुस्त और मोटे थे। माँ, पिताजी, आप तीनों यहाँ? साक्षी बिटिया, तुम्हें पता है तुम्हारा छोटा भाई अजय पूरी स्कूल में 1 नंबर से पास हुआ है। अच्छा, ये गोलू पूरी स्कूल में 1 नंबर से पास हुआ? इस खुशी के अवसर पर हम तुम्हें और तुम्हारे ससुराल वालों को मिठाई खिलाने आए हैं। तभी साक्षी अपने मायके वालों को लेकर अपने छोटे से घर के अंदर आती है। घर में साक्षी की सास उर्मिला और उसका ससुर बलराम चारपाई पर बैठे हुए थे। तभी साक्षी उन्हें अपने भाई के पास होने की खबर सुनाती है। अच्छा, बहुत बहुत बधाई हो अजय बेटा। तभी दर्पण और सुजाता बलराम और उर्मिला का मुंह मीठा करवाते हैं। अच्छा बेटिया, अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे चलते हैं, आप सब पहली बार हमारे घर आए हैं। साक्षी बहू, जाओ अपने माता पिता के लिए खाने की व्यवस्था करो। घर में तो राशन ही नहीं है, अब खाना कैसे बनाऊं? तभी मोहित राशन लेकर आता है और साक्षी रसोई में आकर उस राशन से खाना बनाने लगती है। थोड़े समय साक्षी सबके लिए खाना बना लेती है और सब बैठकर खाना खाने लगते हैं।
तभी साक्षी के मायके वाले गपागप चंद मिनटों में ही सारा खाना गटक जाते हैं। ये देखकर साक्षी के ससुराल वाले दंग रह जाते हैं। तभी धीरे धीरे करके साक्षी के मायके वाले साक्षी के ससुराल का सारा राशन और खाना खत्म कर देते हैं। बाप रे, इन लोगों ने इतना सारा खाना तो पल भर में ही खा लिया। लगता है काफी दिनों से भूखे थे ये। साक्षी बेटिया, पराठे तो बहुत ही अच्छे थे, जरा 20-25 पराठे और ले आओ ना। क्या? जा, अरे साक्षी बहू जा और पराठे ले आ। जी माँ जी। साक्षी रसोई में आती है। पराठे कहाँ से लाऊं? सारे राशन का खाना तो माँ पिताजी अजय खा ही गए हैं। अब तो घर में राशन ही नहीं है। उर्मिला, ये लोग तो एक नंबर के भूखकर लग रहे हैं। जो खाना हम 40 दिन तक खाते हैं ये 4 मिनट में खा गए। दिखाई नहीं देता आपको? ट्रक निकल जाए ऐसे हालत है इन तीनों की। तभी उर्मिला रसोई में आती है। साक्षी रसोई में पराठे बना रही थी। बहू, ये आटा कहाँ से लाई? घर में तो जरा सा आटा ही था। माँ जी, मैंने शीला काकी से मंगा लिया है थोड़ा सा आटा। बहू, ये तेरे मायके वालों को क्या शैतान भी लग गया क्या? अरे इतना खाना कोई खाता है क्या? पूरे घर का दाना दाना खा गई है हमारे, फिर भी इनकी भूख मिटने का नाम तक नहीं ले रही। ये सुनकर साक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी उर्मिला बाहर चली आती है। थोड़े समय बाद साक्षी बाकी पराठे लाकर अपने माता पिता और भाई को दे देती है। वो खाने के बाद भी उनकी भूख नहीं मिटती। तभी साक्षी अपनी माँ को इशारा करके उठने को कह देती है, जिसके बाद तीनों उठ जाते हैं और साक्षी के घर से चले जाते हैं। 2 रुपए की मिठाई खिलाकर पूरे घर का राशन निगल कर चले गए। अब हम क्या पत्थर खाएंगे बहू? जितना राशन था वो तो तुम्हारे मायके वाले ठूस कर चले गए। मेरी ही मती मारी गई थी जो ऐसे भुक्कड़ लोगों को मैंने खाने के लिए रोका। ये सुनकर साक्षी उदास हो जाती है। क्या साक्षी के मायके वालों की इस हरकत के बाद साक्षी के ससुराल वाले साक्षी से नफरत करेंगे? अब ये तो आने वाला समय ही बताएगा। उससे पहले हम चलते हैं इस कहानी के पिछले मोड़ कि आखिर साक्षी के माता पिता इतने भुक्कड़ क्यों हैं? साक्षी अपने माता पिता सुजाता, दर्पण और छोटे भाई अजय के साथ एक बड़े से घर में रहती है। साक्षी के परिवार में हर कोई हालात में मोटा था, सिवाय साक्षी को छोड़कर। साक्षी के माता पिता और भाई अपना ज्यादा समय खाने पीने में ही बिताते थे। एक दिन सुजाता, दर्पण और अजय घर में बैठे खाना खा रहे थे। साक्षी बेटा, एक पराठा और ले आओ। साक्षी रसोई से बाहर आती है। एक पराठा क्यों, और 100-200 पराठे मांग लो ना। 100-200? अरे वाह। सवेरे से 140 पराठे आपको बनाकर दे दिया मैंने। आपका पेट है या गांव का कुआं? भरने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे इतना मत खाया करो आप सब। अपनी अपनी हालत देखिए, तीनों हाथ ही जैसे मोटे हो चुके हैं। साक्षी बहन, जब पकाने वाली आप दमदार हो तो हम खाने वाले दमदार क्यों नहीं होंगे? तू चुप कर ले गोलू। खा खाकर सांड जैसा हो गया। इस घर में रहकर तो मेरा जीना ही मुश्किल हो गया है। ऐसे लग रहा है कि जैसे मेरा जन्म बस आप तीनों के लिए खाना पकाने के लिए ही हुआ है। सवेरे से शाम तक रसोई में खाना बना बनाकर मेरी तो हालत खराब हो गई है। बिटिया, कुछ दिनों में तो तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर पता नहीं कब हमें तुम्हारे हाथों का खाना खाने का मौका मिलेगा। अरे मैं तो रोज दुआ मांग रही हूँ कि मेरी शादी जल्द से जल्द हो जाए, ताकि आप सबसे पीछा छूटे मेरा। साक्षी के माता पिता और भाई हर समय बस खाना खाना ही करते रहते थे। इसी के चलते तीनों की हालत बहुत ही ज्यादा मोटी हो चुकी थी और बेचारी साक्षी घर का काम करते करते दुबली पतली हो चुकी थी। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन साक्षी को उसी गांव के एक मोहित नाम के गरीब लड़के का रिश्ता आता है और आनन फानन में साक्षी और मोहित की शादी हो जाती है। शादी के दूसरे दिन, बहू, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। मेरा बेटा मोहित बचपन से ही गांव में मजदूरी करके हमारा पालन पोषण कर रहा है। मैं तो डायबिटीज बीमारी की शिकार हूँ और तेरे ससुर जी दमे की बीमारी के शिकार हैं। मोहित बेचारा सारा दिन मजदूरी करके 400 रुपए रोज कमाता है और हमारे इलाज के साथ साथ इस घर को भी चलाता है। हाँ माँ जी, मोहित ने बताया मुझे। बहू, अब तू भी इस घर की सदस्य है। अब तुझे ही इस घर को लेके चलना है बहू। अपने ससुराल की गरीब परिस्थिति देखकर साक्षी बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद साक्षी एक अच्छी बहू बनकर अपने सास ससुर और पति की खूब सेवा करने लगती है। एक दिन साक्षी की सास उर्मिला साक्षी से कहती है, साक्षी बहू, कल हम अपने घर पर गांव के कुछ गरीब बच्चों को खाना खिलाएंगे।
मैंने 1 साल पहले एक मन्नत मांगी थी कि जब मोहित की शादी हो जाएगी तो मैं गांव के गरीब बच्चों को खाना खिलाऊंगी। इसीलिए ये पैसे ले बहू, और खाने के लिए जो सामान की जरूरत हो वो सब ले आ। माँ जी, ये पैसा कहाँ से आया? घर में तो एक पैसा नहीं था। मैंने कालू भाई से कर्ज लिया है बहू, धीरे धीरे करके हम उन्हें लौटा देंगे। माँ जी, मैं अपने मायके वालों को भी बुलाऊं? बिल्कुल नहीं बहू, उन भुक्कड़ लोगों को कभी यहाँ मत बुलाना। 10 रुपए की मिठाई ले आते हैं और सारे घर का राशन खत्म करके चले जाते हैं वो। उन्हें बिल्कुल मत बुलाना बहू, पिछली बार पता है ना क्या किया था उन्होंने। ये सुनकर साक्षी उदास हो जाती है। अगले दिन साक्षी ने सारा खाना तैयार करके रखा था। तभी साक्षी के मायके वाले साक्षी के ससुराल चले आते हैं। उन्हें देखकर उर्मिला और बलराम की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे बाप रे, ये भुक्कड़ लोग कहाँ से आ गए? ये सुनकर साक्षी दुखी हो जाती है। क्या समझी जी, गांव में दावत कर रहे हो और हमें इस बात की खबर भी नहीं? क्या इतना पराया कर दिया हमें? वाह, खाने की खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। समधन जी, थोड़ा चिकन दीजिए ना। गांव बसा नहीं कि भिखारी पहले चले आए। अपने माता पिता की इतनी बेइज्जती सुनकर साक्षी बहुत ही दुखी हो जाती है। फिर क्या था, चखने के बहाने साक्षी के मायके वाला सारे गरीबों का खाना खा जाते हैं। बहू, ये तुम्हारे मायके वाले इतने भुक्कड़ कैसे हैं? गरीबों का खाना भी नहीं छोड़ा इन्होंने। अरे ऐसे बेगैरत लोगों को मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है। फिर क्या था, उर्मिला साक्षी को खूब खरी खोटी सुनाने लगती है। ये सब सुनकर साक्षी रोते रोते अपने माता पिता के पास आती है। आप लोग कब अपनी आदत छोड़ेंगे पिताजी? आपके कारण मेरे ससुराल में आपका कितना अपमान होता है। हर इंसान आपको बुरा भला कहने लगा है। आपकी वजह से मेरे ससुराल वाले मुझे कितना कुछ सुनाते हैं। क्यों आप सब मेरी जान के दुश्मन बने बैठे हैं? क्यों आप मुझे चैन से नहीं जीने दे रहे? अरे मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? हमें माफ कर दे साक्षी बिटिया, हमारे कारण तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। हमें माफ कर दे। हम वचन देते हैं कि आज के बाद कभी ज्यादा खाना नहीं खाएंगे। उसके बाद साक्षी के मायके वालों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने खाने की सारी आदत छोड़ देते हैं।